हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग वैसे तो बिजनेस फाइनेंस के 9th पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट दोस्तों, ये आपके बेचू बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्लास 12th में भी है, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इसके पहले 8 वीडियो फाइनेंस की अपलोड हो चुकी है एंड हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से अच्छे से चल रहे हैं। जिसको सिलेबस डाउनलोड करना है वो हम लोग की ऐप डाउनलोड कर सकता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड डेमो टेस्ट सीरीज वहाँ पे आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी अपनी प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। जितने भी यहाँ पे नोट्स हैं बहुत जल्दी ऐप के अंदर इनबिल्ट कर दिए जाएंगे, आप लोग वहाँ से सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजंस, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब भी एक बिजनेसमैन फाइनेंस को मैनेज करता है तो फाइनेंस को मैनेज करने के उसको फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया, एक फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो 3 डिसीजन लेता है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस। पहला होता है दोस्तों फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि पैसा कहाँ से उठाएं, दूसरा मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तीसरा मतलब पैसा बांट दें कि अपने पास रखे रहें। चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि पैसे को कहाँ से उठाएं, डिबेंचर से उठाएं कि इक्विटी से उठाएं, ठीक है। अब डिबेंचर से कितना उठाएं, इक्विटी से कितना उठाएं, दोस्तों इन्हीं चैप्टर्स के हिसाब से आगे के चैप्टर्स बनाए गए हैं। अभी आप कैपिटल बस्टिंग पढ़ चुके हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कैपिटल बस्टिंग क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डिबेंचर होना चाहिए, ये सब आप समझते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर एक बिजनेसमैन ये डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ से उठाए, डिबेंचर से उठाए कि इक्विटी से उठाए। दोस्तों, इक्विटी मतलब होता है ओन्ड फंड, ठीक है, और ये होता है बोरोड फंड। ये आप बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं इस बात को। बोरोड मतलब उधारी का पैसा, ओन मतलब खुद का पैसा, ठीक है। पैसा तो हमने उठा लिया, अब उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। डिफरेंट टाइप के एसेट्स होते हैं, तो भैया इन्वेस्ट करने के आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कैपिटल बस्टिंग, जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। आप लोग चाहें तो जाके इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैपिटल बस्टिंग वाला टॉपिक तो बीकॉम एंड एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जाके इसको देख लीजिए, ठीक है। उसका दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के 2 चीज़ें डिसाइड करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म को कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं एंड शॉर्ट टर्म को दोस्तों वर्किंग कैपिटल कहते हैं। भैया, बिजनेस को जो डे टू डे चलाने के पैसा चाहिए होता है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके बिजनेस के एसेट्स के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। बट जो शॉर्ट टर्म होता है वो आपके लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसको याद रखना दोस्तों, आप लोग, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। हमने फाइनेंसिंग करी है, हमने इन्वेस्टमेंट करी है, अब देखेंगे भैया जो पैसा कमाया है उसको डिविडेंड के तौर पे बांट दें शेयर होल्डर्स में, या फिर अपने पास रिटेन करके रखें, रिटेन्ड अर्निंग। दोस्तों याद रखिएगा ये वर्ड, रिटेन्ड अर्निंग, वो पैसा जो बिजनेसमैन फ्यूचर के अपने पास रख लेता है एंड शेयर होल्डर्स को नहीं बांटता। तो फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि भैया वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे या तो अपने पास बचा के रखे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कोर्स को बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं, ये देखिएगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच आर टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर इन बिजनेस। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सॉरी फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है फाइनेंसिंग। हमेशा फाइनेंसिंग को फर्स्ट पे रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। पहले आप यही डिसाइड करोगे ना कि पैसा कहाँ से उठाएं, डिबेंचर से कि इक्विटी से, ओन से कि बोरोड से। उसके बाद इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, लॉन्ग टाइम में कि शॉर्ट टाइम में। इन्वेस्ट करने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि भैया रिटेन्ड अर्निंग करिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था। अब दोस्तों, हम लोग पहले फाइनेंसिंग डिसीजन को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको बाद में पढ़ना है। फाइनेंसिंग आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फाइनेंसिंग के ऊपर आते हैं हम लोग, ये आ गया आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। हम लोग कहे थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा बोरिंग टाइप का हो गया है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब होता है कि भैया पैसा कहाँ से उठाएं। एक होता है ओन फंड मतलब खुद का फंड, एक होता है बोरोड फंड मतलब उधारी का पैसा। आपको याद रखना है कि ओन फंड के अंदर क्या क्या आता है, बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। ओन फंड के अंदर आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग।
ठीक है। बोरोड फंड के अंदर आता है डिबेंचर, बॉन्ड, ओन फॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक से डिपॉजिट करवाइए। कभी कभी कंपनी पब्लिक से सीधे डिपॉजिट करवा सकती है, ठीक है। अगर आपको इतना रीडिंग मारा तो रीडिंग मार सकते हैं, बट कोई काम का नहीं है आपको इसको याद रखना है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बस ये डिसाइड करना पड़ता है कि डिबेंचर से पैसा उठाएं कि इक्विटी से उठाएं, मतलब ओन फंड से कि बोरोड फंड से, ठीक है। दोस्तों जब भी ये बिजनेसमैन डिसीजन लेता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर, तो बहुत सारे उसको फैक्टर हैं जो एफर्ट करते हैं। दोस्तों रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क रिफर टू इनएबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भैया फाइनेंस उठाने का रिस्क होता है, माने जब आपने डिबेंचर उठाया तो आप उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाए, तो ये एक तरह का रिस्क है। तो अब आते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग। अब देखिए कॉस्ट, दोस्तों कैपिटल की कॉस्ट, अब मान लीजिए आपने डिबेंचर उठाया और इक्विटी उठाया है, ठीक है। डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, इक्विटी में आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर दोनों की कॉस्ट है। देखा जाए जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एंड डिबेंचर की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। दोस्तों ये सिचुएशन के हिसाब से है, ये आप एक्चुअल में नहीं कह सकते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। कभी कभी डिबेंचर की कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है और इक्विटी की कॉस्ट भी कम हो सकती है, ठीक है। डिबेंचर में बस दोस्तों ये होता है कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हो जाती है आपकी, आपको फिक्स्ड है कि पैसा देना ही देना है, ठीक है। तो दो आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो कैपिटल की कॉस्ट है, जैसे कि डिबेंचर की कॉस्ट, आपको डिबेंचर आपने उठाया 10,00,000 का, तो आपको उस पर कितना इंटरेस्ट चुकाना पाया है। इक्विटी उठाया तो आपको इक्विटी पर कितना डिविडेंड पे करना पाया है। तो वो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करती है। जो भी सस्ता होगा आप लोग वही डिसीजन लेंगे। नॉर्मली देखा गया है कि डिबेंचर की कॉस्ट कम होती है और इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसको याद रखिएगा बस। उसका दोस्तों रिस्क, रिस्क क्या होता है, बिजनेस के ऊपर रिस्क। देखिए दोस्तों इस पर दो बातें आती हैं। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है तो भैया वो कम से कम इक्विटी शेयर इशू करेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने पे ज़्यादा शेयर होल्डर्स आएंगे तो भैया उसके हाथ से कंट्रोल छिनता जाएगा, क्योंकि कंपनी के ओनर ज़्यादा बनते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल पर्पज से देखा जाए तो इक्विटी शेयर कम से कम इशू करना चाहिए। और दोस्तों रिस्क पर्पज से देखा जाए तो डिवेंचर भी क्या बोलते हैं ज़्यादा रिस्की होता है, दोनों रिस्की हैं, ऐसा नहीं कि एक रिस्की है, बट नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी कम रिस्की है, डिवेंचर ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि डिवेंचर के अंदर आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ। इक्विटी के अंदर प्रॉफिट कमाओ तभी चुकाना पड़ता है, इसलिए ये कम रिस्की है। बट कंट्रोल पर्पज के हिसाब से इक्विटी आप कम इशू करेंगे, ठीक है। इसका भी हो गया। अब आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट है। दोस्तों फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इंक्लूड मनी स्पेंड ऑन, आपने पैसा उठाने के जो खर्चा किया था, जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स छपवाए थे, अंडर राइटर को कमीशन दिया हुआ था आपने, तो ये सब जो खर्चे होते हैं पैसा उठाने के जो आप खर्चे करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो भैया इक्विटी के अंदर ज़्यादा होता है, डिबेंचर के अंदर कम होता है, ठीक है। सीधे आपको याद रखना है केवल, ठीक। उसका दोस्तों कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन, कितना पैसा आया है कितना पैसा जा रहा है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन बहुत मजबूत है, मतलब ज़्यादा पैसा आया है ज़्यादा पैसा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता जाता बहुत तेज़ी से पैसा है, तो आप लोग इक्विटी उठाएंगे। एंड दोस्तों अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो आप लोग डिवेंचर उठाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर के अंदर आपको इंटरेस्ट चुकाना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अपोजिट टर्म्स रहते हैं, आपको दिमाग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर से मैं आपको बताया हूँ कैश फ्लो पोजीशन, बिजनेस में कितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है। दोस्तों अगर आपके बिजनेस में बहुत सारा पैसा हर टाइम पैसा आता जाता रहता है, ठीक है, तो भैया आप तो डिवेंचर उठाएंगे, क्योंकि आप आराम से इंटरेस्ट चुका पाएंगे, आराम से इंटरेस्ट चुका पाएंगे। और कभी कभी पैसा आपको आता है और कभी कभी मतलब कार का बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, इक्विटी उठाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डिविडेंड भी चुका पाएंगे। अब आता है दोस्तों लेवल ऑफ, आपको इस पॉइंट्स को भी याद रखना है। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, भैया आपकी जो बिजनेस को चलाने की कॉस्ट है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो अगर ज़्यादा है तो इक्विटी उठाएंगे, वो अगर कम है तो डिवेंचर उठाएंगे। सीधे आपको पॉइंट्स को याद रखना है, ज़्यादा इसमें बुद्धि खर्च नहीं करनी है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो पढ़िए बट कोई काम का नहीं है, टाइम वेस्ट है। कंट्रोल मैंने आपको बताया था दोस्तों, इक्विटी अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल सबके हाथ में चला जाए तो इक्विटी, अगर आप अपनी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो इक्विटी कम से कम, जितना कम से कम उतना कम से कम इशू करेंगे, और चाहते हैं कंट्रोल आपके हाथ में है तो डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है। कंट्रोल, अगर भैया कैपिटल मार्केट की कंडीशन ही खराब है, कैपिटल मार्केट की कंडीशन खराब है दोस्तों, तो भैया आप तो इक्विटी से पैसा उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग इक्विटी में कम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। बट आप क्या करेंगे, डिवेंचर से उठा पाएंगे, क्योंकि लोग तब भी उसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा लोगों को, तो डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो आप जब मार्केट कंडीशन ख़राब है तो आप इक्विटी नहीं उठा पाएंगे, बट डिबेंचर उठा पाएंगे तब भी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है। हम लोग का फाइनेंसिंग डिसीजन खत्म हो गया। अब हम लोग दोस्तों अपने आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। ठीक है, तो कैसे आपने देखा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कैपिटल बस्टिंग, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस आसान नहीं है, फाइनेंस अभी ये सब तो आसान टॉपिक है, अभी आगे बहुत कठिन कठिन है। तो दोस्तों ये क्या अफेक्ट करता है, इक्विडिटी को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को। ये क्या अफेक्ट करता है, कम्पिटिटिवनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, ये अफेक्ट करता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कैपिटल बस्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले बता दिया था। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, बिजनेस में कितना पैसा आया है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो सीधे आपको पॉइंट्स का नाम याद रखना है। ठीक ना, ज़्यादा बुद्धि नहीं खर्च करनी। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें रिटर्न ज़्यादा होगा वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब अंदर होता है क्या, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाने के जो पैसा खर्च करना होता है वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे मतलब होता है दोस्तों कि आपका कार बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे एक बार पैसा लगा दिया, मशीन खरीदी, तो बस आपको थोड़ा रॉ मटेरियल चाहिए कार बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके बाय बाय की शॉप हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये, कि वहाँ पे उन्होंने सामान वामान आके रख दिया, अब उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, फिक्स्ड खर्चे उनके हैं। और कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उसके हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपका बिजनेस कौन सा, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी अपना हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आएंगे अपने डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब आते हैं डिविडेंड डिसीजन। भैया डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड टू डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉफिट, के भैया प्रॉफिट जो कमाया उसको कैसे डिस्पोज करें, कैसे बांटें दोस्तों। ठीक है, कैसे बांटे दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे 60-40% से मतलब नहीं है। अब ये समझिए कि सपोज आपने प्रॉफिट कमाया दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद आप उसको या तो बांट दीजिए डिविडेंड के फॉर्म पे, ठीक है, या तो रिटेन्ड अर्निंग कर लीजिए। तो भैया डिपेंड करता है, अगर आपको शेयर होल्डर पैसा मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, और या दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में पैसे का काम है तो आपको रिटेन्ड अर्निंग करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है। अगर आपकी अर्निंग क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा है तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेबल, आपकी अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, अर्निंग स्टेबल नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। स्टेबल मतलब कि कॉन्टीन्यूअस अर्निंग। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर में अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड डिक्लेयर कम करेंगे, अगर नहीं है तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी अच्छी है तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, मतलब पैसा ज़्यादा आया, ज़्यादा पैसा जा रहा तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, कम पैसा आया तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी दोस्तों, अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो डिक्लेयर लो डिविडेंड को, कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता है जो कि कंपनी को पे करना पड़ता है, डिविडेंड होल्डर शेयर होल्डर टैक्स नहीं पे करता। टैक्स रेट अगर यो है तो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है, कंपनी वांट्स टू क्रिएट ए पॉजिटिव स्टॉक मार्केट रिएक्शन, चाहती है अच्छा रिएक्शन पाए बिजनेस के ऊपर, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी अपनी गुडविल बनाने के लिए, और नहीं चाहती है तो भैया डिक्लेयर नहीं करेगी। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट में एक्सेस ही नहीं है आपका, भैया कैपिटल मार्केट कंडीशन भी हो सकती है यहाँ पे, कंडीशन। ठीक है, तो भैया याज कंपनी एज एन ईजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर बहुत बड़ी कंपनी आसानी से कैपिटल मार्केट में जाएगी, पैसा उठाएगी, इसलिए वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, उसके पैसे की दिक्कत नहीं है। बड़ी कंपनी भैया गई उठाई पैसा, बट छोटी कंपनी को दिक्कत होती है, इसलिए वो तुरंत डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती हैं, उसको बचा कर रखती हैं, जिससे वो पैसा अपने फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, लीगल कंस्ट्रेंट मतलब कानूनी दावपेच, भैया अगर कानूनी दावपेच बहुत ज़्यादा है तो आप लोग कम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, नहीं है तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल मतलब होता है भैया, मान लीजिए कि आपने लोन एक रखा हुआ है, अब लोन पे आपको इंटरेस्ट चुकाना है 10% से, तो भैया आपको इसको चुकाना है ना, डिविडेंड तो बाद में डिक्लेयर करेंगे, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है लोन वाला, तो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट का जो पंचायत है उसको खत्म करेंगे, मतलब इंटरेस्ट को चुकाना आपको रहेगा पहले, बाद में आप बचेगा तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन में कंपनी होगी तो भैया कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, नहीं होगी तो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ये सब फैक्टर अफेक्टिंग है, आप इसको देख सकते हैं। अगर अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करेगी, नहीं तो नहीं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों,
आप लोग इसका नोट्स आराम से ऐप से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा जिसके अंदर हम बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।